केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। और इक्विलिब्रियम बेसिकली सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है किसी भी प्रोसेस की जिस पर अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को जैसे कि टेम्परेचर को, प्रेशर को, कंसंट्रेशन को चेंज करें विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई भी इफ़ेक्ट शो ना हो। टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का चेंज का कोई भी इफ़ेक्ट ना हो पैसेज ऑफ टाइम के साथ, टाइम बीतने के साथ हमें उस रिएक्शन पर टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन चेंज शो ना हो, उस कंडीशन को, उस स्टेट को, रिएक्शन की एक स्टेट होती है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कोई रिएक्शन नहीं होती, किसी भी रिएक्शन की एक स्टेट होती है जिस पे प्रॉपर्टी जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन सिस्टम की कोई भी चेंज नहीं होती टाइम के पास होने के साथ साथ। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन को देख ले। इट इज़ अ प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें प्रॉपर्टी जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन किसी भी सिस्टम की चेंज नहीं होती टाइम के पास होने के साथ साथ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ जो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम स्टडी करते हैं वो होता है हेनरीज लॉ। कौन सा लॉ होता है? हेनरीज लॉ। पहला लॉ है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का। हेनरीज लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? कोई भी गैस जो है वो लिक्विड के ऊपर कितनी सॉल्यूबल है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। कोई भी गैस लिक्विड के ऊपर कितना एब्जॉर्ब हो सकती है, कितनी सॉल्यूबल है लिक्विड के अंदर किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, वो हमें हेनरीज लॉ के थ्रू पता चलता है। हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल क्या लिखा हुआ? फॉर गवर्निंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। जैसे कि अब हम कोल्ड ड्रिंक के अंदर देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो CO2 गैस होती है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है किसी भी टेम्परेचर पे, तो उस चीज़ वो कितनी CO2 गैस एक लीटर की कोल्ड ड्रिंक के अंदर आएगी वो हमें हेनरीज लॉ के थ्रू पता चलता है। इस एग्जाम्पल से याद रख सकता है सॉल्युबिलिटी किसकी? गैस की। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। ये ध्यान रखियो, यही MCQ में आ जाता है। सॉल्युबिलिटी किसकी और किसके अंदर? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। किसका एग्जांपल है ये? गैस इन लिक्विड का। ये बात ध्यान रखियो। अब इस लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है? हर लॉ की कोई ना कोई स्टेटमेंट होती है जिससे मैथमेटिकल रिजल्ट आता है और फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। अब क्या होता है? कितना मास एक गैस का एब्जॉर्ब होगा सॉल्वेंट के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर ऑफ दैट गैस के। ठीक है, जिस प्रेशर के साथ हम गैस को एब्जॉर्ब करेंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा मास गैस का सॉल्यूबल हो जाएगा किसके अंदर? किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, अगर हमने किसी भी गैस पे ज़्यादा प्रेशर लगाया तो वो ज़्यादा सॉल्यूबल होगी, कम प्रेशर लगाया तो कम सॉल्यूबल होगी। ठीक है, स्टेटमेंट में कभी भी चेंज नहीं करते, स्टेटमेंट एज इट इज़ ही हमें याद करनी पड़ती है। तो स्टेटमेंट का ध्यान रखिए। स्टेटमेंट क्या है? द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन मास ऑफ अ सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्वेंट है, क्या किसका? मास गैस का डिजॉल्व होता है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। कोई भी टेम्परेचर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट के ऊपर सपोज कोई भी हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के ऊपर गैस एब्जॉर्ब हो रही है, वो गैस कितनी आएगी? जितना ज़्यादा मैं उस पर प्रेशर अप्लाई करूँगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब क्या लिख रखा है? यही लिखा है मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर के। अब पता है तुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या आता है? इक्वल टू और कोई भी कांस्टेंट, और जो ये के कांस्टेंट है इसको क्या कहते हैं हम? हेनरीज कांस्टेंट। यही लॉ है। ये लॉ के बारे में या तो MCQ आएगा कि किसकी सॉल्युबिलिटी किस पर डिफाइन करता है, मतलब गैस इन लिक्विड होता है ये लॉ एप्लीकेबल, या फिर इसकी स्टेटमेंट आ जाती है। इससे ज़्यादा कोई खास न्यूमेरिकल नहीं आता। अभी इक्विलिब्रियम चैप्टर क्या था? इक्विलिब्रियम तो अब इसके बाद हम रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टडी करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए हम कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन पे काम करने वाले हैं। तो हमारे पास रिएक्शन टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए हमें रिएक्शन कितने टाइप की होनी चाहिए ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हर एक रिएक्शन हमारे पास दो तरीके की होती है। एक तो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरी होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है
वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स वापस रिएक्टेंट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं। सपोज मेरा उल्टा हाथ रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर सीधा हाथ प्रोडक्ट है तो ये वापस रिएक्टेंट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकेंगे। और रिवर्स इरिवर्सिबल में क्या होगा, सिर्फ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट देंगे, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, और इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है, कोई भी रिएक्शन अगर लिखी हुई है तो तू कैसे पता लगाएगा कि ये रिवर्सिबल है ये इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो ये डबल हेडेड एरो है, जो ये वाली एरो है डबल हेडेड, दोनों साइड एरो है ना, ये वाली एरो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन को डिनोट करती है, और जो ये सिंगल एरो है, जो ये सिंगल एरो है, ये हमेशा किसको डिनोट करती है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस को। ठीक है, द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अंदर हम इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और आगे की साइड जो ये इधर साइड बन रहा है इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो ये बाकी पीछे वाली एरो जा रही है जो रिएक्टेंट, अब तुझे पता है ये इधर वाले साइड ये दोनों क्या होंगे, ये जो लेफ्ट साइड पे होंगे एरो के वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में होंगे एरो के वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, जो ये एरो है अगर फॉरवर्ड हम किस साइड कहेंगे, प्रोडक्ट, जिस तरफ प्रोडक्ट बन रहा है उस साइड कौन सी एरो है, फॉरवर्ड एरो है, और जिस साइड प्रोडक्ट टूट रहा है मतलब वापस क्या बन रहे हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट टूट के वापस क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट, जिस साइड रिएक्टेंट वापस बन रहे हैं वो कौन सी साइड है, बैकवर्ड साइड। तो ये दोनों डायरेक्शन होती है इसके अंदर, ये डायरेक्शन भी तुझे याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और इरिवर्सिबल कौन सी होती है, द रिएक्शन इन विच और द रिएक्टेंट कैन फॉर्म द प्रोडक्ट नॉट द प्रोडक्ट कैन डू सो। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। अब रिएक्शन जैसे कि NaCl है, AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, Na और NO3 बन जाएगा, और Ag किसके साथ बन, Ag और Cl बन जाएगा, और Na और NO3 रिएक्ट कर लेंगे, AgCl और NaNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और इक्विलिब्रिया हम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में ही स्टडी करते हैं, इक्विलिब्रिया यहीं पर हम अटेन कर सकते हैं। ठीक है, और अब पहले तो मैंने जो डेफिनेशन बताई थी वो किसकी बताई थी, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बताई थी। तेरा चैप्टर का नाम इक्विलिब्रियम है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। अभी मैं केमिकल पढ़ा रही हूँ, आगे आयनिक बता दूंगी। ठीक है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। Chemical equilibrium is attained in a reaction when the rate of the forward reaction will be equal to the rate of backward reaction. Chemical equilibrium कब अटेन होगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, जो मैंने बताई कि फॉरवर्ड कौन सी है और बैकवर्ड कौन सी, इन दोनों का रेट अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारी रिएक्शन है उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है किसी भी रिएक्शन की। ठीक है, और अब देख फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट टूट रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट टूटता है और प्रोडक्ट बनता है, जबकि बैकवर्ड में क्या होता है, प्रोडक्ट टूटता है और रिएक्टेंट बनता है। ठीक है, अब देख इसी तरीके से ये ग्राफ होता है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट टूट रहा है तो ऊपर से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी टाइम के साथ, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, तो और जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है हमारा वो अटेन हो गया होगा। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ भी कई बार बनाना आ जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के बीच में। ठीक है, ठीक है, अब मैं बता रही हूँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा चैप्टर है, उसमें सबसे पहला टॉपिक ही यही आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। पहला मैंने यही बताया
केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम जब अटेन होता है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एक सिस्टम की स्टेट होती है, वो मैं बता चुकी हूँ। क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट हो जाती है, तभी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करता है। जितने रिएक्टेंट टूटकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं या टूटकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो हर एक रिएक्शन के लिए चेंज होगा, उसी के उतने ही प्रोडक्ट वापस किसको बना रहे होते हैं, रिएक्टेंट को। तभी मैंने कहा था कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है हम रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही स्टडी करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखियो। सेकंड पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक नेचर का होता है। मतलब ये होता है कि किसी भी पॉइंट पर हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन आकर के स्टॉप हो गई है, हमें क्या लगता है कि रिएक्शन आकर के स्टॉप हो गई है, बट ऐसा नहीं होता, रिएक्शन रुकती नहीं है। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होती। इक्विलिब्रियम पर आकर के क्या होता है, जितने रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उतने ही प्रोडक्ट वापस किसको बना देते हैं, रिएक्टेंट को। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है या हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन है, वो क्या रह जाती है, कांस्टेंट। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम का नेचर क्या होता है, डायनेमिक नेचर होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम सिर्फ उसी रिएक्शन के अंदर ऑब्टेन होगी अगर हम रिएक्शन को क्लोज वेसल के अंदर लेंगे, किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर अगर हम रिएक्शन को कैरिड आउट करेंगे तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो अटेन होगा। इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन ओनली इन द रिएक्शन कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल। अगर रिएक्शन क्लोज्ड वेसल के अंदर कैरिड आउट की जाएगी तो ही हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होगा। इन रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर साइड। इसीलिए हमने रिवर्सिबल ली थी ताकि हम कहीं से भी रिएक्शन को कैरिड आउट कर सके, चाहे फॉरवर्ड से देख ले चाहे बैकवर्ड से देख ले, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम सेम ही पॉइंट पर आएगा। तो किसी के भी थ्रू कंसीडर करके देख ले। पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैटलिस्ट कैन नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमें पता है कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन के रेट को जनरली इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट जनरली क्या करता है, हमारे रिएक्शन के रेट को, मतलब रिएक्शन की जो स्पीड होता है उसको बढ़ा देता है। कैटलिस्ट का ये काम होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये बात ध्यान रखियो, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर किस कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड से वो फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा उतनी से ही बैकवर्ड को बढ़ाएगा। जितनी स्पीड से कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा उतनी ही स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। इंक्रीज कह दो चाहे डिक्रीज कह दो, इसलिए जो नेट इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। यही मैंने लिखा हुआ है, कैटलिस्ट कैन नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट बिकॉज द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी सेव फॉर बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एट इक्विलिब्रियम जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो ज़ीरो होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वो ज़ीरो होता है, और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ज़ीरो हो। ये जो ये क्वेश्चन है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू, ये 1 मार्क्स के MCQ में आ सकती है कि डेल्टा G की वैल्यू या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमारे पास 2 लॉज आते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर। एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन और दूसरा क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इन दोनों की हेल्प से हम अपना जो रिजल्ट होता है Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT/ln वो वाला रिजल्ट डिराइव करते हैं। तो इसके लिए हम ये लॉज पढ़ने ज़रूरी है। ये लॉ भी डायरेक्ट आ जाते हैं और जो हमारा रिलेशन है वो भी आता है। Kp इज इक्वल्स टू Kt इंटू RT रेज टू द पावर डेल्टा n, वो रिलेशन डिराइव करने के लिए हमें ये लॉ की ज़रूरत है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट क्या होती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। एक्टिव मास का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को किससे डिनोट करेंगे,
स्क्वायर ब्रैकेट से, और एक्टिव मास है, बेसिकली एक्टिव मास जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन है। कोई भी रिएक्शन है, ए क्या है हमारा, कोई भी रिएक्टेंट है, पी क्या है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कौन सा है, ए, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के। अब प्रोडक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि अगर एक रिएक्टेंट है तो हम डायरेक्टली कंसंट्रेशन उसकी दिखा देंगे। अगर दो रिएक्टेंट है, जैसे अगले में ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली, कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये कुछ भी नहीं है, मतलब डॉट है इनके बीच में, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। बस लॉ ऑफ एक्टिव मास इतना ही है। इसकी स्टेटमेंट आ जाए 1 मार्क्स में तो आ जाती है, वरना बस आगे डिराइव करने में ही काम आएगा। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। एक्टिव मास का मतलब जो कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब आगे पहला लॉ था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, दूसरा लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की ज़रूरत क्यों आई, क्या हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन तो था ही, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की ज़रूरत इसलिए आई क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं देता था, किसके बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। इट बेसिकली गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ के बारे में बताता है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट समझने से पहले मैं रिएक्शन बता दूं, देख, या फिर हम डायरेक्ट स्टेटमेंट ही देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखियो, यहाँ पर यही लाइन कंफ्यूजिंग है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट रेस टू द पावर रेस टू देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, जो नंबर लिखा होता है ना किसी भी रिएक्टेंट के आगे, जो नंबर ऑफ मोल्स डिनोट किए जाते हैं वो होते हैं हमारे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस टू देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय, फिर प्रोडक्ट की जगह क्या लिख दो, यहाँ पे रिएक्टेंट लिख दो। सेम लाइन है, डिट्टो सेम है, तो याद करने के लिए बड़ी डिफाइन स्टेटमेंट नहीं है, याद रखियो बस फ़र्क इतना सा है, प्रोडक्ट की जगह अगली लाइन में यहाँ पे रिएक्टेंट आ जाएगा, बाकी सब सेम का सेम है। और इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is equals to the product of concentration of products raised to their stoichiometric coefficient divided by the product of concentration of reactant raised to their stoichiometric coefficient। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब हमने कंसीडर कर ली यहाँ पे कोई भी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स क्या क्या हैं, ये क्या होंगे रिएक्टेंट, ये क्या होंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इधर की साइड कौन सी रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्टेंट के रेट कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे के एफ से, और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन जा रही होगी पीछे की साइड, बैकवर्ड, और इसके रेट कांस्टेंट को हम के बी से डिनोट करेंगे। और मैंने अभी अभी बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब दोनों का अलग अलग लिखेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन से होंगे, ये दोनों, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो रेट कांस्टेंट आ गया के एफ, ठीक है। के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब मैं अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूँ तो ये बैकवर्ड जा रही है, ये टूट करके ये बना रहे हैं, तो रिएक्टेंट कौन से होंगे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, COD। क्यों होंगे ये बात ध्यान रखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट होंगे और बैकवर्ड के लिए जो राइट साइड वाले हैं वो रिएक्टेंट होंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए
जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो रिएक्टेंट होंगे और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो राइट साइड वाले हैं वो रिएक्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट करके इनको बना रहे हैं ना। बैकवर्ड कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ तक। जहाँ पर एरो निकल रही होती है वो क्या फॉर्म हो रहे होते हैं, और जहाँ पे एरो नहीं होती उनके थ्रू कुछ फॉर्म हो रहा होता है। ये बात ध्यान रखियो। लेफ्ट साइड वाले फॉरवर्ड के केस में रिएक्टेंट होंगे और राइट साइड वाले बैकवर्ड के केस में रिएक्टेंट होंगे। तो बैकवर्ड रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट कौन से होंगे? सी और डी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? सी और डी की कंसंट्रेशन के। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएगा तो के बी आएगा। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है और के बी क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन के अंदर कब अटेन होता है? इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन के अंदर तब अटेन होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इन दोनों की वैल्यू क्या थी? के एफ ए इंटू बी। आर एफ की वैल्यू रेट ऑफ फॉरवर्ड की वैल्यू थी और रेट ऑफ बैकवर्ड की वैल्यू क्या है? ये। इन दोनों को आपस में इक्वल रख दिया। अब मैंने क्या किया है? के एफ को और के बी को यहाँ नीचे ले आई और ये ए बी को यहाँ नीचे ले गई। समझ आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एक नहीं मतलब डिवाइड कर दिया। इधर जो ए बी है इनको नीचे ले गई, इनको इसके नीचे ले गई, के बी को इधर ले आई नीचे, दोनों में डिवीजन ले आई। मतलब सेम टर्म, एक जैसी टर्म को एक साथ ले आई। अब जो ये के एफ और के बी है इनको मिला करके एक कांस्टेंट कहते हैं के सी। ये किसके इक्वल होते हैं? के एफ और के बी किसी एक कांस्टेंट के सी के इक्वल होते हैं। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन ये क्या होता है? के सी। तो के सी की वैल्यू इसकी जगह के सी रख दी, सी और डी और ए और बी एज इट इज़। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये के सी और के पी बहुत हेल्पफुल है पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। तो अगर समझ नहीं आए यहाँ तक तो दोबारा देख लियो। देख, अभी तक वो केस क्या था कि जब जो रिएक्टेंट्स थे वो तेरे एक्वस फेज में थे, लिक्विड फेज में थे, तब का केस था। लेकिन अगर तुझे रिएक्टेंट्स है वो गैसियस फेज के अंदर दे दिए जाए, जैसे ब्रैकेट में जो हम लिखते हैं वो क्या डिनोट करता है? उसकी स्टेट को डिनोट करता है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी फेज को डिनोट करता है। ठीक है, ये एक रिएक्टेंट है ए। अब जो ये ए है इसकी जगह कोई भी नंबर भी हो सकता है। सपोज इसको मैं 2A भी लिख सकती हूँ। तो जो ये 2 है ये क्या होगा? इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। ये क्या होगा? इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा कहाँ जाता है? पावर के अंदर जाता है। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ जाता है? पावर के अंदर। डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई है, ये बात याद रखियो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इक्विलिब्रियम की यही है। ठीक है। और अगर गैसियस रिएक्टेंट्स दे रखे हो तो क्या होता है? ये तो से सभी के केस में होगा स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला, चाहे गैसियस रिएक्टेंट्स हो चाहे गैसियस रिएक्टेंट्स ना हो। तो कंसंट्रेशन किससे रिप्लेस कर दी जाएगी? पार्शियल प्रेशर से। अभी मैंने कंसंट्रेशन को किससे डिनोट किया था? ये स्क्वायर ब्रैकेट से। किसको डिनोट किया था? कंसंट्रेशन को। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर पार्शियल प्रेशर को डिनोट करते हैं पी से। ये जो ये पी है ये किसको डिनोट करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पी से। ठीक है। अब देख यहाँ पर ये क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या है? प्रोडक्ट। हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या थी? और यहाँ पर अब हमने पार्शियल प्रेशर ले लिया तो हम प्रेशर की टर्म्स में लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी। पहले हम किसकी टर्म में ले रहे थे? कंसंट्रेशन की में। अगर हमें रिएक्टेंट प्रेशर की टर्म में दे रखा है तो हम केपी की फॉर्म में लेते हैं। केपी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। केपी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। केपी किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या है? एक्स और वाई। पी हम हमेशा लिखेंगे क्योंकि पार्शियल प्रेशर को डिनोट करेगा। एक्स क्या है? एक गैस, और ऊपर उसकी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इस केस में क्या है? सी है। मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अदर गैस वाई। दूसरी गैस वाई है तो यहाँ पे नीचे वाई आ गया, ऊपर क्या आ गया? डी। डी क्यों? डी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की
कंसंट्रेशन लिख लो या पार्शियल प्रेशर। अगर हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखेंगे तो Kc निकालेंगे और पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में होगा तो Kp। जब हमें सारे रिएक्टेंट गैसियस दे रखे हो, जैसे इसमें चारों गैस है, तो इसलिए हम Kp निकाल रहे हैं। और P ए है हमारा पहला रिएक्टेंट और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये स्मॉल a है, मल्टीप्लाई बाय P जो हमारा ये है दूसरा रिएक्टेंट वो B और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में। इस तरीके से हम जो है हमारे एक्सप्रेशन लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस किस के टर्म्स में, कंसंट्रेशन के टर्म्स में और प्रेशर के टर्म में। Kc क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। Kp क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT रेज टू द पावर डेल्टा n। ये रिलेशन 1000% आएगा, 3 नंबर में आएगा, तो इसको अब अच्छे से समझ लियो, ठीक है। अब इसके लिए इस रिलेशन की डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन ज़रूर आती है, तो इसको जितना अच्छे से कर लेगा उतना सही है, ठीक है। डेरिवेशन है ये ज़रूर आएगी, तो इसको बहुत अच्छे से कर लियो। हमने एक जनरल रिएक्शन को कंसीडर करा है। क्या कंसीडर किया है, कोई भी रिएक्शन है ए प्लस बी, दो रिएक्टेंट है, इनकी स्टोइकियोमेट्री स्मॉल ए और स्मॉल बी है, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, सी और डी के अंदर। ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ये बात समझ आ गई, ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमने कंसीडर का मतलब होता है एज्यूम करना, मान लेना। ये बात समझ आ गई। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करें, केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ अप्लाई करें। Kc की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट क्या है, C और D, दोनों को कंसंट्रेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर C और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर D, इनकी दोनों की पावर जो इनकी स्टोइकियोमेट्री है, C की पावर C और D की पावर स्मॉल d, दोनों की स्मॉल वैल्यूज, और डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ देयर रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट A है, दूसरा रिएक्टेंट B है, और इन दोनों की पावर क्या आएगी, इन दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इन दोनों की पावर आ जाएगी। और क्या कर सकते हैं, और जो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम C से रिप्लेस कर सकते हैं। C क्या है, कंसंट्रेशन, बाकी C और C तो एज इट इज, जैसे हम प्रेशर में कर रहे थे ना, P की जगह यहाँ पे बस C आ गया। ये बात समझ आ गई, जैसे अभी मैंने प्रेशर का बताया था, C से डिनोट चेंज कर रहे हैं ताकि हमें आगे डेरिवेशन सॉल्व करने में आसानी हो। अब देख, अब हमें Kp और Kc में रिलेशन बताना है। Kp मैंने बताया था प्रेशर की टर्म्स में, Kc मैंने बताया था कंसंट्रेशन की टर्म्स में। तो अब मैं अगर प्रेशर की टर्म्स में बात करूँ, तो अगर मैं ऑल द रिएक्टेंट को किस में कंसीडर कर लूँ, इफ़ वी कंसीडर ऑल द रिएक्टेंट इन गैसियस फेज, तो Kp की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जो तूने यहाँ C लिखा है ना इसके अकॉर्डिंग, उसकी जगह C की जगह P लगा दे, बस C की जगह क्या लगा दे, P लगा दे, तेरी ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को नंबर दे दे 1। अब फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस की इक्वेशन तेरे को पता है, PV किसके इक्वल होती है, nRT के। प्रेशर को यहीं रखा, वॉल्यूम को नीचे ले आया, P इज इक्वल टू N/V/RT। अब N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, V क्या है, वॉल्यूम। N/V किसके इक्वल होगी, कंसंट्रेशन के। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे तूने कंसंट्रेशन पढ़ी होगी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, मोलैरिटी होती है, जो कि क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। तो यहाँ पर N/V की जगह क्या रख देंगे हम, C, तो P किसके इक्वल आ जाएगा, CRT के। यही मैंने किया है, P किसके इक्वल आ गया, CRT के लिए। अब तूने यहाँ पर ना P को 4 टर्म्स में लिखा था, C की टर्म में, D की टर्म में, A की टर्म में और B की टर्म में। तो अब यहाँ पे R और T तो क्या है, कांस्टेंट है, तो R और T तो सेम आएंगे। A B C D की टर्म्स में इनको लिख सकता है, मतलब यहाँ पे एक बार लिख दे, P के साथ नीचे A इज इक्वल्स टू C A और RT एज इट इज़, P के साथ नीचे B C B RT एज इट इज़। जो ये रिलेशन है, इसी को चारों जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म है A B C D चारों की फॉर्म में लिख दिया। P के साथ A C A RT, P के साथ B C B RT, P और C के साथ C P C C C RT और P D C D RT, ठीक है। इसको सेकंड इक्वेशन मान ले। अब जो ये P C और ये जो है P C है, P D है, P A है और P B है, इन चारों की वैल्यूज़ मिल गई तुझे। इन चारों की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकता है यहाँ से, ये वैल्यूज़ को, ये जो ये चारों वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ रख सकता है।
मतलब पीसी की जगह पीसी की वैल्यू। तो हमारा रिलेशन क्या था, मैं रिलेशन दोबारा लिख देती हूँ। केपी किसके इक्वल था, पीसी की पावर सी इंटू पीडी की पावर डी डिवाइडेड बाय पीए की पावर ए इंटू पीबी की पावर बी। इसके बाद ऐसे एरो लगा दियो। तो केपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पीसी की वैल्यू यहाँ से देख क्या है, सी सी आर टी। तो सी सी आर टी एज इट इज़, ब्रैकेट लगा दे, जो पावर सी है वो एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई में क्या है, पी डी, मल्टीप्लाई में क्या है, पी डी, पी डी की वैल्यू क्या है, सी डी आर टी मल्टीप्लाई सी डी आर टी, इसकी पावर क्या है डी, तो डी एज इट इज़ आ जाएगा। डिवाइड करेंगे क्या, पी ए की जगह क्या है, सी ए आर टी एज इट इज़ लिख दिया, और इसकी पावर ए एज इट इज़, सेम ये है, समझ आ गया। अब इनमें से क्या करेगा, जो ये तूने यहाँ पे ये रिज़ल्ट निकाला था ये रिज़ल्ट, ये एज इट इज़ बाहर निकाल देगा, ये एज इट इज़ बाहर रख देगा, और क्या बचेगा, आर टी की पावर सी, आर टी की पावर डी, आर टी की पावर ए और आर टी की पावर बी। यहाँ तक ये रिलेशन समझ आ गया। अब जो ये पूरा था, ये जो ये टर्म तूने बाहर निकाली थी, ये क्या थी, केसी थी, केसी को ही तो लिखा था तूने, ये टर्म पूरी, ये कंसंट्रेशन टर्म क्या थी, केसी। तो अब इसकी जगह तो क्या लिख देगा यहाँ पे, केसी, और सेम बेस पावर क्या हो जाएगी, ऐड, सेम बेस आर टी सेम बेस हो गए, मल्टीप्लाई में है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड, नीचे भी आर टी सेम बेस, पावर क्या हो जाएगी, ऐड, सी प्लस डी ए प्लस बी। अब सेम बेस पावर डिवाइड में है, तो सेम बेस पावर सब्ट्रैक्ट, तो केपी इज इक्वल टू के सी, आर टी की पावर डेल्टा एन कर देंगे। ये डेल्टा एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एन क्या होता है, ये सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी के बाद ही तो डायरेक्ट डेल्टा एन लिख देगा, क्यों, क्योंकि सी प्लस डी क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सी और डी यहाँ पर क्या थे, मोल्स ही तो थे प्रोडक्ट के, जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, मोल्स ही होते हैं प्रोडक्ट के, ठीक, प्रोडक्ट्स के भी और रिएक्टेंट के भी, किसी भी जो क्वांटिटी है उसके मोल्स को ही डिनोट करती है। तो सी प्लस डी क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ए प्लस बी क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे तूने यही तो कर रखा है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो इसको तूने डेल्टा एन लिख दिया, और हमारा रिलेशन डिराइव हो गया, के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये ज़रूर आएगा, ये सारे न्यूमेरिकल में भी यूज़ हो रहा है रिलेशन आगे, और ये डिराइव करना भी पक्का आएगा, तो इसको अच्छे से देख ले। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, एक जनरल रिएक्शन कंसीडर की, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम से जो हमने केसी की वैल्यू निकाली थी उसको रखा, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हमने सी से रिप्लेस कर दिया, फिर हमने कंसीडर किया कि सारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो गैसियस फेज में है, तो हमने जो प्रेशर की टर्म में के पी की वैल्यू पहले भी निकाली थी और इससे निकालनी है, तो सी को पी से रिवर्ट चेंज कर दे बस। और आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो पी वी किसके इक्वल होता है, एन आर टी के, वॉल्यूम को नीचे डिवाइड में ले जाएगा, एन बाई वी आर टी, तो एन बाई वी किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, कंसंट्रेशन, और एन बाई वी की जगह अगर सी लिखेगा तो क्या आएगा, पी सी आर टी, पी सी आर टी। अब इनको चारों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में लिख दे, पी ए सी ए आर टी, पी बी को भी, पी सी को भी और पी डी को भी, मतलब बस सी के साथ ए बी सी डी लगाना है, आर टी तो दोनों कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब ये जो ये हमारा रिलेशन था के पी वाला फर्स्ट इक्वेशन, उसके अंदर जो ये पी सी पी डी पी ए और पी बी है, इन सब की वैल्यू रख दी, इनकी पावर एज इट इज़ रहेगी क्योंकि पावर की वैल्यू हमने निकाली नहीं थी। अब इसके अलावा जो ये कंसंट्रेशन टर्म है, सी 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 डी सी ए और सी बी, ये दोनों ये सारी बाहर निकाल दी, ये सारी बाहर निकाल दी, बाकी बचा क्या, आर टी की पावर सी, आर टी की पावर डी, आर टी की पावर ए, आर टी की पावर बी, और ये पूरा मैंने अभी भी निकाला था यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या है, के सी है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, के सी था, तो के सी के पी और के सी तो आ गए, और सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, सेम बेस है पावर क्या हो जाएगी, ऐड दोनों की, और यहाँ पे भी सेम बेस है तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। ये सी प्लस डी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ए प्लस बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, डेल्टा एन, तो ये डेल्टा एन हो जाएगा। ये दोनों तुझे ये तीनों लाइनें लिखनी पड़ेंगी तभी ये रिजल्ट स्पेसिफाई होगा, ये रिजल्ट ज़रूर आएगा, तो इसको अच्छे से
कर लियो। ये था तेरा रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। डेरिवेशन ऑफ के पी एंड के सी कुछ भी लिखा है डिराइव करना, के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन एट, तू यही करना है तुझे, ठीक है।